प्रयाग, कुमारी खुशी कोड क्यू और अदिति कोड आ। सिर्फ कोड लिखेंगे और नमो भगवती माँ सरस्वती, यनु ज्ञान तू भंडार दे। पढ़ी लिखी हम आगे बढ़ जाओ, श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती। कर सको हम मनुज सेवा, बुद्धि के विस्तार दे। जाति धर्म से ऐच हो हम, मायनु व्यवहार दे। अज्ञानता का कांडा काटे, ज्ञान की फूलार दे। पढ़ी लिखी हम आगे बढ़ जाओ, श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती। जिगुड़ा माया कठोर काया, मन मसूच विचार दे। क्षमा दया मन माँ बड़ों का, आदर सत्कार दे। हे हंस वाहिनी सरस्वती, भव सिंधु पार उतार दे। पढ़ी लिखी हम आगे बढ़ जाओ, श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती। दुर्व्यसनों का दैत्य माता, है चढ़ा चौदिसों बेटे। नगर क्षेत्र की प्रमुख सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती मंजू मिश्र जी, साथ में हमारे नगर पंचायत पालिका गोचर के वार्ड नंबर 2 की सभासद आदरणीय श्रीमती अंजलि नेगी जी, इस विद्यालय की प्रमुख और इस कार्यक्रम की संयोजक आदरणीय डॉक्टर सुमन शर्मा मैडम, विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय श्रीमती मनोरमा भंडारी मैडम, विभिन्न विद्यालयों से टीम प्रभारी के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में प्रतिभागियों के साथ उपस्थित मेरे सभी साथी शिक्षक और शिक्षिका बहनों, आप सबका प्रतिभागी बच्चों के साथ, इस विद्यालय के बालिकाओं के साथ मैं जिला समन्वयक के रूप में आप सबका विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे पास और हमारे अतिथिगणों के पास थोड़ा समय कमी है, अपने व्यस्तम कार्यक्रम के बीच वो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और आभार। हाँ, और सरस्वती के बच्चे आ जाओ, वंदना सरस्वती गीत वंदना के साथ आप आमंत्रित हैं सभी बच्चे। साथ में संगीत अध्यापिका रावत सरस्वती वंदना लो। तेरा मंदिर माध्यो बल्यू, मेरो भी मन उजालू है। तेरा मंदिर मेरो भी मन उजालू है। सरस्वती
हमारी नगर पालिका के प्रमुख नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय अंशु मिस्त्री, साथ में सभासद अंजलि नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ में ब्लॉक समन्वय नेगी जी का स्वागत। निर्णायक के रूप हमारे वीरेंद्र नेगी जी, इनका भी पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हर कार्य में डॉक्टर सुमन शर्मा मैडम और साथ में भंडारी मैडम, सरदारों आप ही सम्मान। देवली जी, आपसे निवेदन, हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर के एस भंडारी सर का बैज अलंकरण कर स्वागत सम्मान। सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। मैं एक बार पुनः सदाराम मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विद्यालय में सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मैं पूरे विज्ञान शिक्षकों की ओर से, विज्ञान प्रकोष्ठ की ओर से, जिला समन्वय के रूप में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूंगा कि बच्चों की संख्या यहाँ पर कम है। जैसे जो बच्चे खाली हो रहे हैं इसलिए उनको बुला रहे हैं उद्घाटन सत्र के लिए, तो बच्चों का कार्यक्रम भी चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको भी देखा करो और खाली आप कुछ बच्चे खाली गप्पे मारे। मैं एक बार जरा देवली जी आपसे निवेदन कि हमारे निर्णायकों को बैज अलंकरण करने का कष्ट कीजिए। बाकी मैं सभी साथियों आप सभी से निवेदन करूंगा, सबका बैज अलंकरण करने का समय व्यतीत नहीं करते हैं। हम विद्यालय हमारा कार्यक्रम है तो हम सबका बैज अलंकरण ही है, तो आप अन्यथा लीजिए साथियों सभी लोग।
सभी हमारे बच्चे हैं। हमारा मुख्य कार्य है बच्चों का प्रेजेंटेशन, व्याख्यान। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ विद्यालय की प्रमुख प्रधानाचार्य डॉक्टर सुमन भानी मैडम से कि सभी अतिथियों का स्वागत, भाइयों को शुभकामनाएं। विज्ञान संगोष्ठी में GIC के प्रधानाचार्य भंडारी जी एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त ब्लॉक के टीम प्रभारी सर, जो बच्चों को यहाँ पर प्रतिभा करवाने के लिए लाए हैं, एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का समस्त विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे संगोष्ठी में प्रतिभा करने आए हैं और उनके साथ उनके अध्यापकगण भी आए हैं और उनको पूर्ण सहयोग करके मैं ये मानती हूँ कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भी यहीं पर संपन्न होना है GGIC गौचर में। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि हमारे अच्छे बच्चे राज्य स्तर पर जाएं और राज्य स्तर से नेशनल में जाएंगे तो हमारे जनपद का नाम रोशन करेंगे। तो अच्छे बच्चे जो निर्णय यहाँ पर महानुभाव हैं, विशेषकर उनसे मेरा नम्र अनुरोध है कि योग्य बच्चे को आगे राज्य स्तर पर प्रतिभा करने का मौका दिया जाए, क्योंकि अच्छे बच्चे जाएंगे राज्य स्तर पर, वो अच्छा अपना प्रदर्शन करेंगे तो इससे जनपद का नाम रोशन होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी आगंतुक महानुभावों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने प्यारे बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और मैं के बच्चों द्वारा तैयार किया गया है तो बच्चों को आमंत्रित करता हूँ विज्ञान गीत के साथ में हमारे संगीत अध्यापिका राउत मैडम, सभी बच्चों का स्वागत। जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। आसपास की दुनिया के नियमों पर चलती है, किसके कहने पर ये पृथ्वी घूमती रहती है। रहस्यमय अद्भुत भयकारी जो है लगता आज, हर डर टूटे विभ्रम छूटे खुले जब उसका राज। सूझबूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। बहता पानी कैसे उड़कर बादल बन जाए, छोटे बीजों में से कैसे फसलें लहलहाए। चारा खाकर गोबर बनता गोबर का फिर खाद, जब मिट्टी में खाद मिले तो खिले फसल का स्वाद। ऐसे ही जीवन का पहिया घूमे चक्राकार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। सूक्ष्म जीव हो या सागर की महाकाय सी भेल, परमाणु हो ब्लैक होल हो
की ओर बढ़े। इस दृष्टि से देखोगे तो लगे अलग संसार। जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। इसलिए आपसे अनुरोध हमारा है कि आप लोग थोड़ा सा शांति से हमारी बात को सुनेंगे। जनपद स्तरीय विज्ञान महोत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि गौचर की प्रथम महिला और हमारी नगर पंचायत गौचर की सम्मानित अध्यक्षा, माननीय अध्यक्षा श्रीमती, कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से देवी जी और इस विद्यालय की प्रधानाचार्य सम्मानित प्रधानाचार्य जी सुमन जी, सभी उपस्थित है इस विद्यालय के और बाहर से भी आए हुए सभी शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों, हमारे जो आज के जजेज हैं, जजेज महोदय और प्रतिभागी छात्र छात्राओं। सबसे पहले मैं इस संगोष्ठी में, इस विज्ञान महोत्सव में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं ब्लॉक जब गोष्ठी भी हमारी हुई थी जीआईसी गौचर में, तब भी थोड़ा सा आपसे बात की थी और वही बात मैं कुछ आपसे इस संबंध में कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ। ये मिलेट्स की तरफ हम पुनः वापस आ रहे हैं। पुराने समय में आप बच्चों ने पता नहीं कितना सुना है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे कुछ शिक्षक साथी हो सकते हैं जिन्होंने मिलेट्स के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और मिलेट्स का प्रयोग भी किया होगा, अन्न के रूप में खाया भी होगा। एक मिलेट्स जिसको कहते हैं, जो किंग ऑफ मिलेट्स है, मिलेट्स का राजा जो है, वो आपने सुना होगा बाजरा। और एक मिलेट्स है, इसको बोलते हैं पल्ड मिलेट्स, क्योंकि मिलेट्स कई प्रकार के होते हैं। लगभग 600 वैरायटी के पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे संसार में लगभग 600 प्रकार वैरायटी के मिलेट्स हैं। और बहुत सारे मिलेट्स हमारे देश में होते हैं, हमारे पहाड़ों में भी, हमारे घरों में भी होते हैं, गाँव में। तो ये ज्वार और बाजरा, जो पल्ड मिलेट्स, ज्वार और बाजरा, ये मुख्य मिलेट्स हैं। और ये मिलेट्स मैं समझता हूँ कि 50-60 साल पहले, क्योंकि इनको मैंने भी नहीं खाया, तो ये मिलेट्स ऐसे हैं, जब यहाँ पर भुखमरी हुई थी पूरे पहाड़ में, अन्न नहीं था, गेहूं चावल नहीं था आज की तरह, जैसे बाजार में जाओ लेके आओ थैला भर करके। तो उस समय ये ज्वार और बाजरा हमारे ग्रेन की दुकानों में मिलता था, बहुत सीमित मात्रा में। और ग्रेन इतना अच्छा, ये मिलेट्स ये होता है ज्वार और बाजरा, खाने में बहुत मोटा होता है, बहुत अच्छा स्वाद नहीं होता है, बहुत टेस्ट अच्छा नहीं होता है इसका, लेकिन इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व है इसमें, विशेष करके जो फाइबर्स होते हैं हमारे। आप जानते हैं कि हमको भोजन में जो डाइट्स होती है हमारी, उसमें सबसे अच्छा भोजन क्या होता है, जिसमें फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, रेशेदार भोजन। तो सबसे ज़्यादा रेशे इसमें होते हैं, फाइबर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा विटामिन इसमें होते हैं, विशेष करके विटामिन 3 और विटामिन 6 ज्वार और बाजरा में। ये व्रत के टाइम में भी लोग खाते हैं। ओगल फाफर, अब लोग बहुत कम बोल रहे हैं, हमने बहुत खाया है ओगल फाफर। आपको पता ही नहीं, पूछ रहे हैं कौन क्या होता है, कभी देखा आपने, देखे उसको, इतना न्यूट्रिएंट्स होता है उसको, लोग कच्चा भी खाते हैं। ओगल फाफर होता है, अभी भी माणा साइड और इस तरफ जब जाएंगे वहाँ खूब होते हैं लोग, उसको बहुत महंगा जाता है। और गोदा की ओर लोग आ रहे हैं, बहुत डिमांड है जापान में और अन्य देशों में। पहले जमाने में हम कोदे को कहते हैं कि हम नहीं कोदा खा रहे हैं, बहुत खराब है। इतना आयरन रिच होता है, फाइबर्स उसमें होते हैं, फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम उसमें है। तो बड़े बड़े लोग जो हम लोग जो है, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग, पश्चिमी देशों के लोग जो खाते थे पहले, ये पास्ता, ये सब चीजें, ये चीन से आया है, ये आपके नूडल वगैरह, अब उन लोगों ने छोड़ दिया। जो वहाँ के सम्राट लोग हैं, जो वैज्ञानिक तरीके से जानते हैं किस प्रकार से पोषण होना चाहिए, अब उनकी डिमांड क्या है, वो कहते हैं कोदा लाओ। ये फिंगर मिलेट्स है, जैसे फिंगर होती है, इनको बोलते हैं फिंगर मिलेट्स। एक होता है फॉक्स टेल मिलेट्स, जैसा आपने देखा होगा, झमोरा देखा आपने कभी, उसकी बाल जो होती है वो फॉक्स की टेल जैसे होती है। कौड़ी, चीना,
पहले इनका जो भात बनता था ये एक तरह से मेडिसिन प्लांट से, तो आज इनको खाइए आप लोग और इनको खाना है। यही इस काम को केवल यहीं तक प्रसारित नहीं करना है कि आज हमने ये डिस्ट्रिक्ट रैली में भाग लिया, इस महोत्सव में भाग लिया और मेरे से बात की, और जो शिक्षक शिक्षिकाएं, कि आप सभी लोगों का मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इसको बढ़िया ढंग से ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि हमारे विभाग में तो एक चीज़ नहीं होती, समानांतर रूप से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। जैसे भी बताया गया कि परीक्षा भी चल रही है, ये भी होना है, वो भी होना है, सब कुछ होना है। पहले 25 तारीख को था, रोड खराब हो गई, 28 को रख दिया, 28 को परीक्षा भी रख दी। तो पुनः आप सभी लोगों का, जो हमारे अतिथि हैं, उनका पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं इस पूरे कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूँ। थैंक यू।
जिला विज्ञान प्रकोष्ठ सगोली की ओर से शिक्षक शिक्षिका बहनों की ओर से एक सूक्ष्म स्मृति चिन्ह जनपति अंजनी नेगी, हमारे शिक्षा विभाग की ओर से संयोजक और हमारे निकटतम विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर के GIC के प्रधानाचार्य आदरणीय भंडारी जी, इस वार्ड की सब है अन्न एक मूल्यवर्धित पौष्टिक अथवा भांति आहार, मतलब मिलेट्स के बारे में है। आप सभी जानते हैं ना मिलेट्स क्या है? जानते हैं? अभी विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, सब जानते हैं? बहुत खुशी की बात है। तो मैं चाहती हूँ कि आपने देखा होगा उसका चंद्रयान 3 का जितना भी लोग हिस्सा थे वो लोग कितने खुश और दिख रहे थे, वहां पे उनका घर दिखाया जा रहा था, सब कुछ आपने देखा होगा टीवी पे। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि आप भी एक दिन हमारे किसी न किसी इस तरीके के कोई भी आविष्कार हो उसका एक हिस्सा बने, इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं हैं। इस समय तो विषय है मिलेट्स पे। आप सभी को ये भी मालूम होगा कि मिलेट्स के संबंध में मैंने एक फूड फेस्टिवल करा था, पहाड़ी फूड फेस्टिवल, आप सब जानते हैं? आप लोगों ने तो हिस्सा नहीं लिया। आप लोगों से भी था कि आप लोग हिस्सा लें, क्योंकि हमारी बेटियां, मैं समझती हूँ कि सभी घर में परिपूर्ण होंगे खाना वाना बनाने में, सब चीज़ में, तो आप लोगों को भी ऐसी चीज़ों में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। और अभी मैं क्या बताऊं मिलेट्स के बारे में, आदरणीय भंडारी जी ने पूरा मिलेट्स से लेकर, युद्ध से लेकर और कोरोना से लेकर सारी विस्तार में पूरा बता दिया है। तो मैं समझती हूँ कि मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो हमारे आदरणीय हैं, गुरु समान हैं, तो उन्होंने बताया तो आप सभी समझ गए होंगे। मोटा अनाज, मिलेट्स को मोटा अनाज भी कहते हैं, ये भी आपको पता है। आप लोग इसका प्रयोग घर में करते हैं? आवाज तो कम आ रही है। बिल्कुल, आज शिक्षक बंधु हैं यहाँ पे, आप लोग भी शायद से इसका प्रयोग करते होंगे। आदरणीय निर्णायक के रूप में आदरणीय भंडारी जी आप बिल्कुल इसका, मैं समझती हूँ कि पहले तो मुझे लगता है कि पहले लोग भूल गए थे इसे। जो आदरणीय अभी भंडारी जी ने बताई ये बात सही कहा कि पहले हम लोग भूल गए थे, लेकिन हम फिर से पुराने दौर पे फिर से जा रहे हैं। मैं अपने ही घर की घटना बताऊं कि हम लोग पहले बिल्कुल भी, मैं तो खैर बाहर रही, मैंने तो कभी ये देखा नहीं था, लेकिन जब मैं कभी गोदे की रोटी बनाती थी घर में तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते थे क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन आज क्या है कि हर चीज जरूरी हो गई, मजबूरी भी हो गई, क्योंकि कई बीमारियां लग गई हैं तो मजबूरी भी हो गई कि खाना पड़ेगा, क्योंकि दवाई, अगर दवाई नहीं खानी है तो ये चीज खानी पड़ेगी। हमारे बुजुर्ग जन पहले कितने वर्षों तक जीवित रहते थे, स्वस्थ रहते थे, इसीलिए क्योंकि ये मोटे अनाज का, अच्छी चीजों का प्रयोग करते थे। अभी भंडारी जी ने एक बात सही बोली कि फास्ट फूड बच्चे ज्यादा खा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों की इसमें गलती नहीं है, आप लोगों की किसी की गलती नहीं है कि आप फास्ट फूड खा रहे हैं, गलती हमारी है, पेरेंट्स की है, क्योंकि हम खाने दे रहे हैं, है ना। अगर हम खाने से रोकेंगे तभी ये ठीक होगा, पहले हमको सुधरना पड़ेगा तब आप लोग सुधरोगे, है ना। क्योंकि अगर हम घर में लाएंगे ही नहीं, हम बच्चों को इजाजत ही नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ से खाएंगे। तो ये शुरुआत मुझे लगता है कि हम सभी को, प्रत्येक को अपने घर से करनी चाहिए कि कुछ नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार आप मिलेट्स का प्रयोग जरूर करें। और अगर इतना ही है फास्ट फूड, देखिए एकदम तो छूटता नहीं है, पर हम लोग उसको एक मंथली बना लें या फिर 15 दिन में एक बार उसका प्रयोग करें। वैसे तो ना भी करें तो अच्छा है ना, ना करें तो अच्छा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अब मैं समझती हूँ बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग खुद समझाइए घर में अपने पेरेंट्स को कि अब आप लोग फास्ट फूड नहीं खाएंगे, मिलेट्स का बनेगा, घर में कुछ ना कुछ बनेगा मोटा अनाज का, है ना। ये आप लोग शुरुआत करें तो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे ही आने वाला भविष्य होते हैं, आप लोग हमें सिखाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे विभिन्न विकास खंड से हमारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, आप सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामना देती हूँ। और अभी यहाँ पे आदरणीय असवाल जी ने एक बात कही कि राज्य स्तरीय भी शायद से यहीं पे होगा, असवाल जी, तो उन्होंने एक आग्रह मुझसे किया है कि जितने भी बच्चे हमारे प्रत्येक जनपद से आएंगे, पूरे उत्तराखंड में, पूरा ना, पूरा यहीं पे होगा, तो उन्होंने एक मुझसे इच्छा व्यक्त करी है कि जो भी बच्चा आए, चुने तो देखो
अब आप लोग यहाँ पे आए हैं, केवल 2 बच्चे चुने जाएंगे। इसी तरीके से राज्य स्तरीय होगा तो वहाँ भी 2 ही बच्चे चुने जाएंगे। लेकिन सारे बच्चे प्रत्येक पूरे उत्तराखंड से आएंगे तो बच्चा खाली हाथ ना जाए, इसलिए हम नगर पालिका की तरफ से बच्चों को एक शील्ड, एक मोमेंटो देंगे, जितने भी बच्चे होंगे सबके लिए। क्योंकि देखो, मैंने फूड फेस्टिवल यहाँ पे किया था, महिलाएं आई थी, मैंने खाली हाथ किसी को नहीं जाने दिया, क्योंकि समय का कीमत मुझे पता है, वो भी महिला की। उसी तरीके से जो भी बच्चे आएंगे तो मैं पूरा करती हूँ कि हम लोग नगर पालिका की तरफ से बच्चों को एक शील्ड, कि मोमेंटो जो जैसा होगा अपनी तरफ से हम कोशिश क्या देंगे। अब आप बच्चों से मेरी एक विशेष आग्रह ये है कि देखिए, आप में से चुने तो केवल 2 बच्चे जाएंगे। जो बच्चा चुना नहीं जाता है, आप अपने आप को कम ना समझें, क्योंकि आप बेस्ट हैं। आप आगे तभी बढ़ते हैं जब आप अपने आप को बेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे बैठे हुए बच्चों से भी मैं कह रही हूँ, अपने आप को हमेशा शीशे में संवारते हो ना अपने आप को सुबह, तो वहां पे एक शब्द जरूर बोला करो कि मैं बेस्ट हूं। उससे पॉजिटिविटी आती है, एनर्जी आती है अपने अंदर। अपने आप को बेस्ट समझो, किसी से कम मत समझो। इसीलिए मैं आप सभी बच्चों से कहती हूँ कि चुने तो 2 ही जाएंगे, लेकिन आप अपने आप को बेस्ट समझें। बहुत बड़ी बात है, आपने प्रतिभाग किया। आप सभी के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप राज्य स्तर तक जाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल में ऐसा न लगे कि मुझे नहीं मिला है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आग्रह स्वीकार किया। 8 सितंबर को राज्य स्तरीय यही संगोष्ठी इसी हॉल में होने जा रही है। फिलहाल 8 की डेट है, लेकिन अगर प्रतिकूल मौसम रहा तो तब उसमें डेट परिवर्तित होगी, लेकिन अभी संभावना नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। सर हमारे बीच उपस्थित हुए, बहुत व्यस्तम कार्यक्रम। सर तो हमारे संरक्षक के रूप में उपस्थित हुए यहाँ पर, बीओ प्रतिनिधि, क्योंकि बीओ मैडम भी यहाँ नहीं है, तो सर को रिक्वेस्ट किया कि आप जरूर, क्योंकि डाइट प्राचार्य भी आज बैठक में, गोपेश्वर जनपदीय अधिकारियों की बैठक है, तो एक प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच आप उपस्थित हुए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, बहुत शानदार शुभारंभ इस जनपदीय संगोष्ठी का है। सर्वप्रथम सभी प्रतिभागी, पूरे ब्लॉक के सभी प्रतिभागी बच्चों को शुभकामनाएं कि आप जनपद में प्रतिभाग करेंगे। समय, विषय सब बच्चों को पता है। हमारे निर्णायक महोदय मुस्तैदी से तैयार हैं। आपको बच्चे 6 मिनट दिया जाएगा। आप वहाँ बैठेंगे सर। विद्यालय पाकी से आपके समक्ष विज्ञान संगोष्ठी 2023 में प्रतिभाग करने आई हूँ, जिसका विषय है श्री अन्न एक मूल्यवर्धित अथवा भ्रांति का हार। मोटे अनाजों में छिपा है पोषण का खजाना, जिसे अब हमने श्री अन्न के नाम से है जाना। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स या घोषित किया गया है। ऐसे में जिसे हम मिलेट्स या मोटे अनाज के रूप में जानते आ रहे हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान और स्वीकृति के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा ग्लोबल मिलेट्स का उद्घाटन किया गया है। इसमें कम मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए इसे मोटा अनाज कहा जाता है। इसका पोषक मूल्य बहुत अधिक होता है, इसीलिए इसे मूल्यवर्धित आहार या पौष्टिक आहार भी कहा जाता है। उदाहरणार्थ ज्वार, जिसे हम मोटे अनाज के राजा के रूप में जाना जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अत्यधिक रूप में पाई जाती है। दूसरा है रागी, जिसे हम सबसे ताकतवर अनाज के रूप में जानते आ रहे हैं। इसमें कैल्शियम व आयरन जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसे उत्तराखंडी भाषा में कोदा या मंडवा के रूप में जाना जाता है। ये उत्तराखंड में सबसे प्रमुख तौर पर उगाया जाता है। तीसरा है मक्का, जिसे हम मदर ऑफ ग्रेन या अनाजों की रानी के रूप में जाना जाता है। इसमें फाइबर सबसे अत्यधिक रूप में पाया जाता है। चौथा है बाजरा, जिसे हम सबसे मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। और अन्य मोटे अनाज जैसे कि यहाँ पर है ज्वार, बाजरा और कंगनी, कोदरो और कुटकी और चेना और अन्य श्री अन्न हमारे भारत देश में उगाए जाते हैं। अब जानते हैं क्या है श्री अन्न। श्री अन्न योजना की घोषणा फरवरी 2023 में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कृषि मंत्रालय में किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहन करने को की गई है। इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा बताया जा रहा है कि श्री अन्न मिलेट्स या मोटे अनाज को ही अब भारत में
और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बताया जा रहा है कि श्री अन्न अब देश के समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। और बताया जा रहा है कि श्री अन्न, हम किसी भारतीय परंपरा से परिचित लोग हैं और अच्छी तरीके से अवगत है कि हम किसी के आगे श्री यूं ही नहीं जोड़ते, बल्कि श्री होता है तो वहाँ समृद्धि और समग्रता होती है। और बताया जा रहा है कि श्री अन्न यानी देश के करोड़ों लोगों के समृद्धि का द्वार, श्री अन्न यानी देश के छोटे किसान की समृद्धि का द्वार, श्री अन्न यानी कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार, श्री अन्न यानी देश के आदिवासी समाज का सत्कार, श्री अन्न यानी कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार, श्री अन्न यानी क्लाइमेट चेंज चुनौती से मददगार, श्री अन्न यानी केमिकल मुक्त खेती का बड़ा आधार। यह है श्री अन्न। इसमें रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, रेडी टू सर्व के लिए 200 स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं। 28 अप्रैल 2023 को इसे अपने भोजन में कैसे लाई पर चर्चा की गई है। इसने लगभग 139 देशों में भारत श्री अन्न का निर्यात करता रहा है। इसका श्री अन्न निर्यात वर्ष 2022-23 में इसका श्री अन्न निर्यात $54 मिलियन था। अब जानते हैं इसकी भारत में पैदावार और स्थिति क्या है। इसकी पैदावार राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे प्रमुख 13 राज्यों में भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। और इसमें माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 2023 में 14 का बजट पेश करते हुए बताया है कि श्री अन्न भारत देश सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे दूसरा बड़ा निर्यातक देश है। ऐसे में भारतीय अनुसंधान केंद्र उत्कृष्ट हैदराबाद को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि श्री अन्न अब एक समृद्धि का द्वार बन रहा है जिसमें किसान जुड़े हैं। आप जानते हैं इसकी खेती किस माह में की जाती है। इसकी खेती जून के मध्य की जाती है। यह जून से अक्टूबर या मई से नवंबर तक इसकी खेती की जाती है। इसके लिए 28 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। आप जानते हैं इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व, क्यों हम इसका सेवन करते हैं। इसके पोषक तत्व, इसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जिसे जीआई के नाम से जाना जाता है। इसमें कैल्शियम सबसे ज्यादा कौन से अन्न में पाया जाता है? सर कैल्शियम आर्यन कैल्शियम वो नाम बताइए सर। अच्छा। कैल्शियम सर रागी में और बाजरे में सबसे ज्यादा कैल्शियम आपने बहुत अच्छा जो स्पीच दी। आपकी स्पीच में एक शब्द आए थे, 2-3 वर्ड आए थे। उसमें एक आपने कहा था भारत में 13 राज्य हैं जो श्री अन्न उत्पादन करते हैं, तो सबसे अधिक कौन सा राज्य सबसे पहले नंबर पे है? सर राजस्थान। थैंक यू। बाजरे में कौन सा विटामिन है? मैम विटामिन। महान भाव ज्ञानी महोदय तथा सभी विशिष्ट अतिथियों को मैं आर्यन सिंह नमन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम सब लोग यहाँ जिस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं वह विषय है मिलेट, अ सुपर फूड और अ डाइट फैट। तो फिर मैं सबसे पहले आपको मिलेट जो शब्द है इसका अर्थ बताता हूँ। मिलेट जिसे कि हिंदी में श्री अन्न तथा अंग्रेजी में मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी की तरह धनी तथा अन्न का मतलब जो हमें पोषक तत्व देता है, यानी कि धन पोषक तत्वों से धनी अनाज। यानी कि आप समझ ही सकते हैं कि इस अनाज के कारण हमारे शरीर को कितने सारे पोषक तत्व मिल सकते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो श्री अन्न है इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो श्री अन्न को सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में खाया गया और उसके बाद यह हमारी भारत की परंपरा में जुड़ गया। उसके बाद समय बीतता गया और यह जो अनाज है इसे गरीब व्यक्ति का भोजन कहा जाने लगा। इसे गरीब व्यक्ति का भोजन इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि यह दिखने में थोड़ा मोटा था और सस्ता भी था। परंतु अब जब दुनिया को इसकी असल कीमत पता चल चुकी है तथा यह भी पता चल चुका है कि इसमें कितने सारे पोषक तत्व हैं, तो आज इसकी कीमत गेहूं तथा चावल से भी ज्यादा है। गेहूं तथा चावल से भी ज्यादा है। अब मैं आपको श्री अन्न के यानी कि मिलेट्स के कुछ फायदे यानी कि बेनिफिट्स बताना चाहता हूं। हेल्थ इन डाइजेशन, यानी कि यह आपके पाचन में बहुत ही ज्यादा सहायता करता है। साथ ही साथ लोअर होल्ड एंड कीप हार्ट स्ट्रॉन्गर, यानी कि यह आपके शरीर को मजबूत बनाता है तथा आपके
दिल को भी स्वस्थ बनाता है, जिससे आपको हार्ट अटैक जैसे रोग ना हो। इसके बाद हेल्प्स वेट लॉस, यानी कि यह आपके वजन को कम करने में अत्यधिक सहायता देता है। इसी के साथ गुड फॉर स्लीप, यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। हेल्प्स टू प्रिवेंट कैंसर, डॉक्टर हमेशा कैंसर के मरीज को मिलेट्स खाने का सुझाव देते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन B12 जैसे फाइबर और कई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर इसे कैंसर में खाने के लिए कहते हैं। अगला, एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यूनिटी बूस्टर, यानी कि आपने कोरोना में एक शब्द जरूर सुना होगा, इम्यूनिटी, कि जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसे कोरोना हो सकता है। तो यदि आपको कोरोना जैसी बीमारियों से बचना है तो आपको श्री अन्न का सेवन करना जरूरी है। यदि आप श्री अन्न का सेवन करेंगे तो आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। परंतु अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके इतने फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। यदि आप इसका कुछ ज्यादा ही सेवन करते हैं तो फिर आपको उल्टी, दस्त, पेचिश जैसी अनेक समस्याएं हो सकती हैं। यानी कि आप इस अन्न का सेवन करें, परंतु एक सीमित मात्रा में, ना इसे आप ज्यादा लीजिए ना आप इसे कम लीजिए। और इसे फ्यूचर फूड भी कहा गया है। तथा यूएनओ की एक बैठक तथा बजट पेशी में निर्मला सीतारमण, जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इसे श्री अन्न कहा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इसे अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन जी को उपहार के स्वरूप दिया था, जिसमें 8 अनाज शामिल थे। श्री अन्न यानी कि शक्तिवर्धक अन्न, इससे हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा शक्ति मिलती है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि जब यह अन्न इतना ज्यादा शक्तिशाली है तो हम धीरे धीरे इसे खाना भूलते क्यों गए? तो मैं इसके 2 मुख्य कारण आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला, हरित क्रांति। हरित क्रांति, जो कि जिसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, यह 1960 में आई थी, जिसे नॉर्मन हॉलम ने लाया था। इसमें इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ इस प्रकार से किया कि भुखमरी और आकार के बढ़ने के कारण इन्होंने गेहूं तथा चावल पर शोध किया और इसे इतना उपजाऊ बनाया कि हम मिलेट्स को उगाना भूल गए। उसके बाद MS स्वामीनाथन, जिन्होंने 1960 के अंत के दशक के में भारत में हरित क्रांति लाई, इन्होंने भी यही किया और भारत में अन्न खाना कम हुआ। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि EIC, जो कि अंग्रेज थे, जब वे भारत आए तो वे गेहूं और चावल का ज्यादा उपयोग करते थे और इसे अमीर व्यक्ति का भोजन कहा करते थे। और वो ये भी कहते थे कि जो मिलेट्स हैं यह सस्ता है और तथा गरीब आदमी का है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत ने राष्ट्रीय मिलेट वर्ष कब मनाया? वैसे तो सर, जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस है वो 2023 में बनाया गया है। इससे पूर्व भारत ने भी मनाया था राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2019 के आसपास। नहीं बेटा, सेटिस्फाइड। रिपोर्ट में आया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाइडेन को गिफ्ट के रूप में श्री अन्न दिया था, तो उसमें कितने प्रकार के अनाज थे? जी, वो 8 प्रकार के अनाज थे। थैंक यू। उनमें खनिज और कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? खनिज और कैल्शियम किस मिलेट्स में? बाजरा। देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार, श्री अन्न यानी देश के करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार, श्री अन्न यानी देश के आदिवासी समाज का सत्कार, श्री अन्न यानी कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार। परम सम्मान्य मुख्य अतिथि महोदय, उपस्थित निर्णायक मंडल व मेरे सहपाठियों, इस वर्ष के विज्ञान संगोष्ठी के विषय श्री अन्न एक मूल्यवर्धित पौष्टिक अथवा भ्रांति आहार पर मैं नीलम नेगी, कक्षा 10, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेवाड़, विकासखंड दसोली की छात्रा आपके सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि क्या है श्री अन्न। लोगों की थाली में फिर एक बार मोटे अनाजों को लाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना काल में भी इसके पौष्टिक गुणों की अधिक चर्चा हुई थी तथा इसके बाद इसके प्रयोग में अधिक वृद्धि हुई। भारतीय परंपरा से परिचित लोग इस बात से अच्छी तरह अवगत होंगे कि हमारे यहाँ किसी के भी आगे श्री ऐसे ही नहीं जुड़ता है और जहाँ श्री होती है
भी होती है। श्री अन्न हमारे भारत देश में विकास का माध्यम बन रहा है। इसमें गांव भी जुड़ा है और गरीब भी जुड़ा है। हमारे यहाँ मोटा अनाज खाने की परंपरा रही है। भारत अब इसी परंपरा को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहता है। इन्हीं मोटे अनाजों को श्री अन्न का नाम दिया गया है। इन्हें हम देवान्न भी कहते हैं। यह सभी अनाजों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब हम बात करते हैं श्री अन्न की पैदावार व स्थिति। भारत मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख मोटे अनाज उगाने वाले राज्यों में उत्पादित मोटे अनाजों की एक व्यापक श्रृंखला से देश समृद्ध है। हमारे यहाँ भारत में वर्ष 2022 में लगभग 15.92 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज पर्ल मिलेट, ज्वार, फिंगर मिलेट, प्रोसो मिलेट, कोदो मिलेट, कंगनी मिलेट, छोटा मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, चौलाई तथा बकव्हीट जैसे घोड़ शामिल हैं। भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के हिस्से के रूप में मोटे अनाजों को बढ़ावा दे रही है तथा इन कारकों के परिणाम स्वरूप आने वाले वर्षों में मोटे अनाज की वृद्धि की संभावना है। तथा अब हम बात करते हैं क्या श्री अन्न भी बजट में प्रावधान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को पेश करते हुए कहा कि भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक व दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। ऐसे में भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने तथा इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ साझा करने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत बाजरा को लोकप्रिय बनाने में सबसे आगे है। इसे लोगों के बीच बड़े ही स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करने की योजना है। अब हम बात करते हैं कि क्या है मिलेट प्रोडक्शन। पूरी दुनिया साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के तौर पर मना रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2023 को प्रस्ताव किया था, जिस पर 72 देशों ने अपना समर्थन दिया। हमारी सरकार बाजरा की G20 की बैठकों में अभिनंदनों के रूप में शामिल कर रही है। इसे पहले गरीबों का अनाज कहा जाता था, पर अब इसका नाम बदलकर न्यूट्री अनाज कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि आखिर कौन है प्रमुख मिलेट। मोटा अनाज यानी श्री अन्न की श्रेणी में ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, सांवा, चीना, चौलाई तथा ब्राउन टॉप जैसे नाम शामिल हैं। अब आपने बहुत अच्छा बताया। आप ये बताइए कि जो श्री अन्न है उस पर जो शोध हो रहा है, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हमारा कहाँ पर है? हैदराबाद। ठीक है। समझाया। 4 श्री अन्नों के नाम बताओ। श्री अन्न ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी। थैंक यू। ये मिलेट्स को ड्राई क्रॉप क्यों कहा जाता है? ड्राई क्रॉप मिलेट्स को ड्राई क्रॉप इसलिए कहा जाता है मैम, क्योंकि जो ये मिलेट्स हैं, ये जो हम इनसे स्वस्थ रहते हैं, इन्हें सब में न्यूट्रिशन मिलता है। जो मिलेट्स है वो एक न्यूट्रिशन है जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, तो इन्हें हम ड्राई क्रॉप। थैंक यू मैम। उपस्थित शिक्षकगण, निर्णायक मंडल और मेरे सहपाठियों, मैं अंशिका रावत, राष्ट्रीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैदराबाद की छात्रा, इस वर्ष के विज्ञान संगोष्ठी के विषय श्री अन्न एक मूल्यवर्धित पौष्टिक अथवा भारतीय आहार पर आप सभी के समक्ष अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं क्या होता है श्री अन्न। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का गौर। श्री अन्न यानी देश के करोड़ों लोगों के पोषण का आधार। श्री अन्न यानी देश के आदिवासी समाज का संस्कार। श्री अन्न यानी कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार। बदलते वक्त के साथ भारत में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, कटू, सांवा, चीना, रामदाना आदि की खपत में इजाफा हुआ है। इस तरह के मोटे अनाज को ही हम श्री अन्न कहते हैं। अब हम जानते हैं श्री अन्न योजना के बारे में।
पूरी दुनिया वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के तौर पर मना रही है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने भी इसका प्रस्ताव दिया था, जिसपे पूरे 72 देशों ने अपना समर्थन व्यक्त किया। भारत में सीएम ने योजना की घोषणा 2023 को हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किया गया। श्री अन्न को यानी मोटे अनाज को सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं आखिर मोटा अनाज सुपर फूड क्यों? दरअसल मोटे अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन B6, जस्ता, मैग्नीशियम, सही अनाज भरपूर होते हैं। इसके साथ इसमें फाइबर यानी रेशा मौजूद होता है, जो हमारे पाचन को दुरुस्त करता है। इससे हमें कब्ज की समस्या नहीं होती और हमारी हड्डियां भी मजबूत होती है। मोटा अनाज डायबिटीज तथा दिल के रोगियों के लिए उत्तम माना जाता है। इन्हीं सब कारणों से हम श्री अन्न को सुपर फूड कहते हैं। अब हम बात करते हैं आखिर मोटा अनाज श्री अन्न क्यों? जैसे कि पूरी दुनिया वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के तौर पर मना रही है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने इसका प्रस्ताव दिया था। इसे भारतीय संस्कृति तथा परंपरा से जोड़ते हुए नाम दिया गया श्री अन्न। हमारी भारतीय संस्कृति में किसी के आगे श्री ऐसे ही जुड़ जाता, और जहाँ श्री होता है वहाँ समृद्धि भी होती है। श्री शब्द की शुरुआत किसी शुभ काम के लिए की जाती है तथा अन्न को हम अनाज कहते हैं, इसीलिए सरकार की इस पहल को नाम दिया गया श्री अन्न। सरकार इसके खाने, गाने तथा निर्यात करने पर फोकस कर रही है। पिछले एक वर्ष में कई बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने की बात कही। हाल ही में वे मन की बात में भी उन्होंने इसका जिक्र किया। सरकार की पहल के तहत संसद की कैंटीन में मोटे अनाज से बने व्यंजनों की शुरुआत हुई तथा इस वर्ष भारत में आयोजित G20 कार्यक्रम में भी मोटे अनाज से बने व्यंजनों को वर्ल्ड लीडर्स तथा विदेशी मेहमानों के सामने पेश किया गया। भारत मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। श्री अन्न के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय परंपरा को साझा करने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान हैदराबाद को एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार श्री अन्न के लिए भारत को एक ग्लोबल हब बनाने की तैयारी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद को इंटरनेशनल लेवल पर मिलेट से संबंधित रिसर्च तथा इसके बेहतर उत्पाद के तरीके को बता रहा है। इसी कि जो मोटा अनाज है उसके लिए लगभग कितने तापमान की आवश्यकता होती है? टेम्परेचर 45 डिग्री। उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? उत्पादन में थैंक यू। इसकी फसल को पर्यावरण के लिए क्यों उपयोगी बताया है? फर्स्ट इसमें जो होता है हमें रासायनिक खादों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैम ये कम पानी में ज़्यादा फसल की पैदावार होती है मैम, और इसके साथ मैम ये कम पानी में ज़्यादा फसल की पैदावार इसीलिए होती है क्योंकि इसकी जड़ें जो रहती हैं वो पतली पतली रहती है, जिससे कम पानी की आवश्यकता होती है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कुमारी काजल कक्षा 10 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नंदानगर की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम विज्ञान संगोष्ठी के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसका विषय है श्री अन्न एक मूल्यवर्धित या भ्रांति आहार। तो श्री अन्न से आप क्या समझते हैं? श्री अन्न अर्थात मोटा अनाज या जिसे हम गरीबों का अनाज भी कहते हैं क्या है? श्री अन्न पौष्टिकता से भरपूर समृद्ध एक सूखा सहिष्णु फसल है जो भारत में ज्यादातर शुष्क एवं अर्धशुष्क इलाकों में उगाया जाता है। ये एक छोटे बीज वाली घास के प्रकार है जो वनस्पति प्रजाति पोएसी से संबंधित है। भारत में उपलब्ध सामान्य मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कोदा आदि है। मोटे अनाजों का प्राचीनतम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं और ये भी माना जाता है कि ये खाद्य के लिए उगाए गए प्रथम फसलों में से एक था। अब आता है मोटे अनाजों का वर्गीकरण। तो भारत में 2 वर्गों में मोटे अनाजों को उगाया जाता है। प्रमुख मोटे अनाजों में बाजरा,
ज्वार, रागी और गौण मोटे अनाजों में कंगनी, कोदा, कुटकी आदि को उगाया जाता है। अब पहले हम बात करते हैं प्रमुख मोटे अनाजों की। तो पहले आता है बाजरा। बाजरा को पर्ल मिलेट भी कहा जाता है। बाजरा मोटे अनाजों में प्रमुख है। बाजरे का उत्पादन औद्योगिक उत्पादों को बनाने में किया जाता है। बाजरे में प्रोटीन, आयरन व कार्बोहाइड्रेट होता है, साथ ही इसमें कैरोटीन होता है जो हमारी आंखों की सुरक्षा करता है। अब आता है ज्वार। ज्वार भी मोटे अनाजों में प्रमुख रूप से उगाया जाता है। 100 ग्राम ज्वार में 10.4 ग्राम प्रोटीन, 66.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 2.7 ग्राम फाइबर होता है। ज्वार का उपयोग भी औद्योगिक उत्पादों में सबसे ज्यादा किया जाता है। शिशु आहार बनाने के लिए भी ज्वार का उत्पादन किया जाता है। अब आता है रागी। रागी को उत्तर भारत में मंडुआ कहा जाता है और हमारे उत्तराखंड में इसे कोदे के नाम से जाना जाता है। रागी को फिंगर मिलेट के नाम से भी जाना जाता है। ये उच्चतम पोषण तत्वों वाला अनाज है। 100 ग्राम रागी में 340 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो मोटे अनाजों में सर्वाधिक कैल्शियम इसी में पाया जाता है। अब आता है गौण मोटे अनाज। पहला है कंगनी। तो कंगनी को हमारे उत्तराखंड में झंगोरे के नाम से जाना जाता है, साथ ही इसे इंडियन बर्नयार्ड मिलेट भी कहते हैं। ये अनउपजाऊ क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है। अब आता है चीना को प्रोसो मिलेट कहते हैं। ये कम ग्लाइसेमिक वाला इंडेक्स वाला अनाज होता है जो मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब आता है सांवा को फॉक्सटेल या हमारे उत्तराखंड में कौड़ी कहा जाता है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखता है और मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। कोदो को काउ ग्रास या डिच मिलेट के नाम से भी जाना जाता है। ये कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला अनाज होता है जो मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। कुटकी को लिटिल मिलेट के नाम से भी जाना जाता है। ये कम उपयोग होने वाली मृदा में आसानी से उगाया जा सकता है। अब आते हैं मोटे अनाजों के महत्व। तो आपने बचपन से ही सुना होगा कि मोटे अनाज हमारे लिए कितने फायदेमंद है। अगर मोटा अनाज खाओगे तो सेहतमंद रहोगे। ज्यादातर ग्रामीण भी इसीलिए तंदुरुस्त व स्वस्थ रहते हैं क्योंकि बचपन से उन्हें ये पौष्टिक आहार मिला है, यानी मोटा अनाज। तो पुराने जमाने के लोगों के साथ साथ साइंस भी इसे फायदेमंद मानती है। क्यों मानती है? पहला है पोषक तत्वों से भरपूर। तो मोटे अनाजों में आयरन, विटामिन, प्रोटीन व खनिजों की मात्रा भरपूर होती है जो एक स्वस्थ शरीर के लिए पर्याप्त है। तो दूसरा आता है ग्लूटेन फ्री। मोटे अनाज प्राकृतिक रूप से लस मुक्त या ग्लूटेन फ्री होते हैं जो इन्हें सीलिएक रोगियों के लिए उपयुक्त बनाता है। तीसरा है निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मोटे अनाजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स निम्न होता है जो इन्हें मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त बनाता है। चौथा है बीमारियों से बचाव। मोटे अनाजों का उपयोग हड्डियों की मजबूती, कैल्शियम की कमी से बचाव, वजन कंट्रोल करने में और साथ ही एनीमिया के खतरे को कम करने के लिए किया जाता है। पांचवा आता है जलवायु। तो मोटे अनाज सूखा प्रतिरोधी होते हैं। कम जल की आवश्यकता और कम पोषक तत्वों वाली मृदा में ये आसानी से उगाए जा सकते हैं जो इन्हें अपने आप में विशेष बनाती है। अनुकूल योग्य मोटे अनाजों को विभिन्न जलवायु दशाओं और कम पोषक तत्वों वाली मृदा में आसानी से उगाया जा सकता है। अब आता है आप ये बताइए कि आपने कहा मोटे अनाज ग्लूटेन फ्री होते हैं। ग्लूटेन फ्री का मतलब क्या हुआ? ग्लूटेन फ्री मतलब ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो जौ और गेहूं में पाया जाता है। अगर जो व्यक्ति ग्लूटेन से संवेदनशील होता है, अगर वो ग्लूटेन का सेवन करे तो उसे सीलिएक रोग हो जाता है। और मोटे अनाजों में ग्लूटेन पाया नहीं जाता है जिससे लोगों को सीलिएक रोग नहीं हो पाएगा। क्या लाभ है? हमको सीलिएक रोग नहीं होगा। कौन सा रोग? सीलिएक तो जो एक प्रकार की एलर्जी है जो ग्लूटेन से संवेदनशील व्यक्तियों को होती है। स्त्री अन्न के बहुत सारे नाम बोल रही थी आप। उत्तराखंड में भी इनको किस नामों से बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो कोदा को किस नाम से जानते हैं? कोदा को मंडुआ और उत्तर भारत में से मंडुआ कहते हैं और अभी जो मैंने बोला उसको रागी। और थैंक यू। बहुत सारे मिलेट्स हैं, उसमें रागी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? उसमें कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। थैंक यू। राज्य के वर्तमान में
विद्यालय कुमजुक से, नंदानगर से आज के विषय श्री अन्न मूल्यवर्धित आहार पौष्टिक आहार पर अपने वाक्य प्रस्तुत कर रही हूँ। मोटे अनाज का शाब्दिक अर्थ, इसे मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह इसे उगाने में कम मेहनत लगती है। यह कम पानी और कम सिंचित भूमि में उगाए जाते हैं। यह सूखी भूमि में भी उगाए जाते हैं। ये फसल रेशेदार होती है। ये फसलें अस्थायी खेती और विविधीकरण को बढ़ावा देती है। मोटे अनाज के कुछ प्रकार बाजरा, जवार, रागी, कगनी, कुटुकी, कोदा, सावा, चना इत्यादि मोटे अनाज के प्रकार है। मोटे अनाज की भूमिका है। मोटे अनाज अत्यधिक पोषक अम्ल रहित ग्लूटेन युक्त होते हैं। इसके अलावा ये बच्चों और किशोरों की कुपोषण में का सेवन अत्यधिक मददगार होता है। ये प्रतिरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। ये मधुमेह की रोकथाम में मददगार होते हैं। इनमें कम ग्लाइसेमिक अम्ल होता है। मोटे अनाज की कुछ महत्वपूर्ण बातें। मोटा अनाज यानी छोटे दाने। मोटे अनाज हमारे भारत में सबसे अत्यधिक राजस्थान में उगाए जाते हैं। हमारे देश में 2019 को मोटे अनाज दिवस के तौर में मनाया गया था। इस बार हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज दिवस पर मनाया जा रहा है। मोटे अनाज में सबसे अत्यधिक कैल्शियम बाजरे में होता है। इसे मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। इसे पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। हमारे प्रधानमंत्री की सोच मोटे अनाज को उगाने में, हमारे प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को क्यों बढ़ावा दिया, आप जान सकते हैं। हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो हमारे माता पिता ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो हमारे देश से दूर रहते हैं या हमारे गांव से दूर रहते हैं, जिन्हें की बाहर का खाना खाना पड़ता है। यानी कोई लोग कंपनियों में कंप्यूटर में काम करते हैं, जिस कारण वो दिन भर कंप्यूटर में काम करते हैं और उनकी आंखों में जलन पड़ता है। उन्हें आंखों की बीमारी हो जाती है। कुछ लोग आप ये बताएं कि जो मंडुआ है, जिसको हम कोदो भी कहते हैं, वो किस ऋतु का फसल है? वो उष्णकटिबंधीय ये ऋतु कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है, रबी की है या जायद की फसल है? ये किस महीने बोते हैं, कब काटते हैं इसको? ये खरीफ की है। ठीक। हाँ बेटा, आपने अपने संबोधन में कोदे के बारे में बोला, तो कोदा खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? शुगर की होती है। थैंक यू। मिलेट्स की फसल जो होती है ना, वो किसानों की मित्र होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि मिलेट जो है कि कम उत्पादन में उगाया जाता है। इसे किसानों को इसे उगाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। थैंक यू कामरा।